ऑल राइट गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स मेजरमेंट्स। ठीक हो गया जी। इस वीडियो में हम लोग फटाफट से अपना चैप्टर नंबर 1 वन शॉट में कवर करेंगे। आप लोगों को हर चीज समझ में आएगी और जो जो मेन चीज है वो हर चीज में आपको समझाऊंगा। इंशाल्लाह कुछ भी मुश्किल नहीं बचेगा। आप लोगों को हर चीज इस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मजेदार तरीके से समझ आने लगी है। काम आपने खाली ये करना है, मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना है। मैं इंशाल्लाह 14 के 14 चैप्टर्स की वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रहा हूँ। ये वो फास्टेस्ट वीडियोस होंगी जिनमें हम पूरी फिजिक्स की बुक्स को कवर करेंगे। बुक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है उसको हम लोग इन वीडियोस में कवर करेंगे। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी इंशाल्लाह। जितनी अच्छे समझ आ सका मैं कोशिश करूंगा आपको समझाऊं, और इसको हम लोग जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एस्टिमेशन। व्हाट इज एस्टिमेशन? एस्टिमेशन है क्या? एस्टिमेशन इज सिंपली अ रफ एजुकेटेड गेस टू द वैल्यू। मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझते हुए बहुत ही आसानी हो जब आप बुक को पढ़ेंगे। वैसे आपको इसके बाद बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन खाली एक आइडिया लेना है इसका। ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है हमारे पास। खाली एक आइडिया दिमाग में रखें कि कोई पूछ ले एस्टिमेशन है क्या, तो बताना क्या है कि एस्टिमेशन क्या है भाई। एस्टिमेशन इज सिंपली अ रफ एजुकेटेड गेस टू द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग अ प्रियोर एक्सपीरियंस एंड साउंड फिजिकल रीजनिंग। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि हमने पहले इस चीज को एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है, जिस तरह हमें पता है कि एक जो लेंथ है, एक हम लोगों ने एक घर बनाया। ठीक है, हमने एक घर बना लिया, उसके एक जो फ्लोर था उसकी लेंथ हमने रख ली 4 मीटर रख ली। ठीक है, 4 मीटर में इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ 4 मीटर, 4 मीटर हमने उसकी हाइट रख ली। ठीक हो गया। उसके अगला फ्लोर हमने बनाया तो वो भी हमने 4 मीटर रख लिया। अब हमें पता लग गया ये 4 4 मीटर है। अगर हमें मेजर ना भी करें, ठीक है, उसने कंस्ट्रक्टर ने बना दिया, ठीक है, उसने अपना काम कर दिया, इंजीनियर ने बना दिया। हमें पहले दो का पता था, हमने जब देखा तीसरा भी जो आ रहा है उसके बराबर ही आ रहा है, इसका मतलब हमने उसकी एस्टिमेशन ये लगा ली कि वो भी 4 मीटर ही होगा। तो ये इस चीज को हम कहते हैं एस्टिमेशन। हमें एक्सपीरियंस कहाँ से मिला? पहले दो फ्लोर से, और हमने अप्लाई कहाँ पर किया? थर्ड फ्लोर पे। हमें पता लगा कि उसकी एस्टिमेशन क्या है? 4 मीटर। तो ये हमने लगाई एस्टिमेशन। इस चीज का नाम क्या है? एस्टिमेशन। ये हमने एस्टिमेशन ऑफ लेंथ लगाई है। इसी तरह आप लोग विड्थ की भी लगा सकते हैं और बाकी चीजों की। तो हम लोगों ने कवर करना है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट एस्टिमेशन का, ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारे पास, वो है डिराइव्ड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। कौन सा टॉपिक है हमारे पास? डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। अब इसमें समझने वाली क्या बात है? इसमें समझने वाली कोई मुश्किल बात भी नहीं है। ठीक है, सिंपली आपने करना क्या है? आपने करना ये होता है इसमें कि डिराइव यूनिट्स क्या होते हैं। डिराइव यूनिट्स आप लोग 9th में पढ़ के आए हुए हैं। वो यूनिट्स जो हम लोग बेस यूनिट से डिराइव करते हैं। बेस यूनिट्स हमारे पास टोटल 7 से 8 होते हैं। टेम्परेचर हो गया, हमारे पास टाइम हो गया, हमारे पास मैस हो गया। ये क्या होते हैं? बेस यूनिट्स। इनसे हम लोग बनाते हैं डिराइव यूनिट्स। जिस तरह हमारे पास न्यूटन हो गया, फोर्स हो गया, ये सब होते हैं डिराइव यूनिट्स। ठीक है, अब काम क्या है इसका? हमने खाली काम ये करना है, एक फार्मूला लेना है, फार्मूले के जो यूनिट है उसको हमने डिराइव बेस यूनिट्स में कन्वर्ट कर देना है। यानी बेसिक्स में बताना है कि इसमें कौन कौन सी यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए बुक से एक एग्जांपल लेता हूँ फोर्स की। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले ली फोर्स की। फोर्स में करना क्या है? फोर्स का यूनिट हमें पता होना चाहिए, ये पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, फोर्स का यूनिट हमेशा हमें पता होता है। ये इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ठीक हो गया, ये चीज हमें पता है। अब अगला काम हमने क्या करना है? फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला आपको पता है, पेपर में दिया होता है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। फॉर्मूला इसका क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास इसका फॉर्मूला आता है एम ए। ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से आता है। अब हमें पता है मैथ तो
सिंपल मैथ्स होता है, ये कांस्टेंट रहता है हर जगह पे, ये चेंज नहीं होता। हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही बात है। तो हमने सिंपली इस एक्सेलरेशन की जगह पे पुट कर देना है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम लोग पुट कर देंगे मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब तीसरी बात हमें यह भी पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है v इज इक्वल्स टू डी बाई टी। ठीक हो गया। तो आपने सिंपली इस जगह पे पुट कर देना है, v की जगह पे क्या पुट करना है आपने, v की जगह पे आपने पुट करना है डी बाई टी। डी बाई टी पुट करेंगे, नीचे क्या आ रहा है टी, ये डिवाइड हो रहा है, सिंपली नीचे जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है ना, सिंपली नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, m इंटू डी बाई टी का स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, ये हमारे पास होती है बेस यूनिट यानी बेस क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस की तरह ये भी लेंथ होती है। तो इससे हमें क्या पता लगा, मैथ का यूनिट क्या होता है, मैथ का यूनिट होता है केजी, यही बात है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का हमारे पास क्या होता है, सेकंड। ठीक है, इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एम जी मीटर, और जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने सिंपली इसको कन्वर्ट कर लिया बेस यूनिट में, किसमें, बेस यूनिट में। ठीक हो गया, बेस यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। तो इस साइड पे हमारे पास क्या था, न्यूटन, उस साइड पे क्या आ गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है, आपने लिख देना न्यूटन इज इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ बुक से ही, जो है हमारे पास वर्क की। वर्क की एग्जांपल थोड़ी लंबी हो जाएगी, आपने सिंपली उसमें क्या करना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पुट करना है, डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी। ठीक है, खाली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करके वो एग्जांपल सॉल्व हुई हुई है। जो सॉल्व नहीं हुई हुई वो मैं आपको करवाता हूँ। वो हमारे पास कौन सी एग्जांपल है, पावर की। पावर हमारे पास वो देता है, पावर का फॉर्मूला मैंने आपको बोला था आना चाहिए। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर सेकंड, पर यूनिट टाइम आप कह सकते हैं, या यूनिट वर्क पर यूनिट टाइम, इस तरह आप लोग कह सकते हैं। तो वर्क हमारे पास क्या आ जाता है, वर्क होता है हमारे पास, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं वर्क का, एफ डॉट डी। ठीक हो गया, नीचे हमारे पास क्या है, टाइम है। ठीक हो गया, तो एफ हमारे पास क्या होती है, फोर्स, फोर्स हमारे पास क्या होती है न्यूटन में, न्यूटन हमारे पास क्या होता है, एम ए के इक्वल, अभी हमने पढ़ा है फोर्स इक्वल्स टू एम ए। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, डी से, डिवाइड किससे हो रहा है, टी से। तो मैथ्स हमारे पास आ गया, उसी तरह आ जाएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, वो होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक हो गया, तो टाइम नीचे है उसके, तो वो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वेलोसिटी ऊपर आ गया, डिस्प्लेसमेंट ऊपर आ गया, टाइम नीचे जाके डिवाइड होकर टी का स्क्वायर बन जाएगा। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या है, डी बाई टी। ठीक हो गया, तो हमने सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करना है, ऊपर दो डी हो जाएंगे तो डी स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाई टी क्यूब हो जाएगा। ठीक हो गया, उसका भी टी नीचे आ गया, इसका भी टी नीचे आ गया, और एक पहले से टी हमारे पास था, तो टी का क्यूब हमारे पास बन गया। अब सिंपली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, मैथ्स हमारे पास आ गया। मैथ्स का यूनिट क्या होता है, केजी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और टाइम, टाइम का यूनिट हमारे पास होता है सेकंड, सेकंड क्यूब। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर क्यूब। ठीक हो गया, तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डिराइव्ड यूनिट्स में। अब पावर का असल यूनिट क्या होता है, जो हम लोग घर में भी इस्तेमाल करते हैं, वो होता है वॉट। तो आपने सिंपली लिख देना है, इट इम्प्लाइज टू वॉट इज इक्वल्स टू केजी मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकंड। तो ये हमने इसको कर दिया डिराइव यूनिट में कन्वर्ट। इतना ही सिंपल है ये। प्रेशर का आप लोग लिख लें फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है जी, प्रेशर का फॉर्मूला किसको नहीं पता, वो होता है फोर्स बाय एरिया। ठीक हो गया, और उससे नीचे हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला भी आप लिख लें, इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पता है हम डिनोट करते हैं क्यू से, क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। करंट का यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर आपने सिंपल पुट करना है ए और सेकंड, तो एम्पियर सेकंड हमारे पास वो क्या हो जाएगा, बेस यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने डिस्कस कर लिया हाउ टू कन्वर्ट डिराइव्ड यूनिट्स इनटू बेस यूनिट्स। अगली बात आ जाती है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब डायमेंशंस क्या है जी, डायमेंशंस टॉपिक हमारे पास भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ, आपने सिंपली इसको पूरा समझना है और आपका पहला चैप्टर क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। ठीक हो गया, हमारे पास आगे आ जाता है डायमेंशंस। डायमेंशंस में आगे फोर टाइप्स आ जाते हैं। पहली है डायमेंशन है क्या, डायमेंशन असल में आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, इस तरह। ठीक है, अब ये डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, क्वालिटी
ये हमारी हमें किसी चीज की क्वालिटी बताती है कि वो अब मैस है या फिर लेंथ है या फिर हमारे पास एंगल है या फिर कोई फोर्स है। ये हमें क्वालिटी बताती है। ठीक है, पहली बात डन होगी, इतना पता लग गया ये क्या बताती है, क्वालिटी बताती है। दूसरी बात इसमें क्या आ जाती है, इसकी आगे टाइप्स कौन कौन सी है। अब हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज होती है ना, खाली उन्हीं की क्या होती है, हमारे पास डायमेंशन होती है। जिस तरह बुक पे लिखी हुई है 7 बेस क्वांटिटीज लिखी हुई है, उनकी आगे उनकी डायमेंशन लिखी हुई है, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। सिंपली आप लोगों ने देखनी है डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होता है, डायमेंशनल कांस्टेंट्स क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वेरिएबल्स को। कौन से वेरिएबल्स को, डायमेंशनल वेरिएबल्स को। ठीक हो गया, साथ में डी लगा लेते हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो। डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होता है जी, डायमेंशनल वेरिएबल्स वो वेरिएबल, अब वो क्वांटिटीज, मैं आपको क्वांटिटीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वेरिएबल भी एक चीज है और डायमेंशन भी एक चीज है। तो वो क्वांटिटीज जो हमें एक वेरिएबल मैग्नीट्यूड भी देती है, यानी उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, उसके साथ जो 12 मल्टीप्लाई, कभी 12 मल्टीप्लाई हो जाता है, कभी 11 मल्टीप्लाई हो जाता है, कभी क्या मल्टीप्लाई, बड़ी सी बड़ी वैल्यू छोटी सी छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। यानी उसका जो हमारे पास कोएफिशिएंट है मल्टीप्लाई होने वाला, वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। और दूसरी बात ये उसकी डायमेंशन भी होती है। अब आपको पता है डायमेंशन किसकी होती है, जिसका यूनिट होता है। तो अगर हम लोग एग्जांपल ले लें वेलोसिटी की, ठीक है, वेलोसिटी की मैं कहता हूं कि एक कार की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसकी अगर आपने डायमेंशन निकालनी हो तो आप क्या लिखेंगे, आपको पता है हमारे पास 10 हमारे पास कांस्टेंट होता है। ठीक है, 10 इसी तरह आ जाएगा। मीटर की हमारे पास लेंथ एल आ जाती है डायमेंशन, और टाइम की पर टी आ जाती है। ये हमारे पास इसकी बन गई डायमेंशन। अब डायमेंशन के साथ वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, वेलोसिटी वेरिएबल है तो हम इसको क्या बोल देंगे, वेरिएबल, और साथ में डायमेंशन मल्टीप्लाई होती है तो डायमेंशनल वेरिएबल, यानी वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू के साथ डायमेंशन भी होती है और उसकी वैल्यू चेंज भी होती रहती है। ये हो गया डायमेंशनल वेरिएबल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायमेंशनल कांस्टेंट। क्या आ जाता है, डायमेंशनल कांस्टेंट। अब ये वो क्वांटिटी होती है जिसकी डायमेंशन होती है लेकिन उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल आ जाती है ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने पढ़ा ही है बहुत ज्यादा, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारे पास उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसकी अगर हम लोग डायमेंशन लिखना चाहें तो अभी हमने ऊपर न्यूटन की डायमेंशन निकाली थी, फोर्स। न्यूटन की डायमेंशन हमने क्या निकाली थी, केजी। इसको मैं पहले इसी तरह लिख लेता हूँ, पहले न्यूटन को कन्वर्ट कर लें अगर आप लोग, किसमें, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने न्यूटन की वैल्यू लिख दी, साथ में मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, साथ में पर केजी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, तो इसको आप लोग डायमेंशन में किस तरह लिखेंगे, इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है, इसके ऊपर पावर क्या है, -2 है। 1 -2 क्या होता है, -1, तो केजी के ऊपर पावर क्या आ गई, -1 की। ठीक हो गया, ये 2 है और ये 1 है, तो ये कितने हो जाएंगे, 3। एम के ऊपर पावर आ गई 3 और सेकंड के ऊपर -2 इसी तरह आ जाएगा। इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी हमारे पास, ये केजी का डायमेंशन क्या होती है, मैस, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यही बात है। उसके बाद चार्ज तो नहीं कह सकते, इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, हम लोग उसके बाद मीटर, ये क्या है, लेंथ है, तो इसका मतलब इसके ऊपर एल क्यूब आ जाएगा। और ये क्या है, टाइम है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी के ऊपर -2 हमारे पास साइन आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बन गई इसकी डायमेंशन। अब डायमेंशन, ये असल रीजन क्या था, असल रीजन ये था कि ये जो डायमेंशन है इसके साथ हमेशा यही वैल्यू लगेगी। क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू तो कहीं पर भी चेंज होती ही नहीं है, इसीलिए इसको तो नाम दिया गया यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, इसीलिए तो नाम दिया गया। तो इसकी वैल्यू कहीं भी नहीं चेंज होती, तो ये कांस्टेंट है, इसका मतलब कांस्टेंट है, साथ में डायमेंशन है, तो डायमेंशनल कांस्टेंट। उसके बाद हमारे पास अगली बात क्या आ जाती है, अगली बात हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल आ जाता है। डायमेंशनल वेरिएबल वो क्या होता है जी, ये हमारे पास कोई नई बात नहीं है, डायमेंशनल वेरिएबल। अब डायमेंशनल वेरिएबल तो हमने देखा है, डायमेंशनल वेरिएबल हमने देख लिया था। डायमेंशन लेस वेरिएबल आ जाएगा, डायमेंशन लेस वेरिएबल, जिसकी डायमेंशन ना हो। डायमेंशन लेस का मतलब क्या है, जिसकी डायमेंशन ना हो लेकिन वेरिएबल है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वैल्यू चेंज होती रहेगी लेकिन उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, उसके साथ कोई यूनिट नहीं होगा। अब इसको अगर आप मद्देनजर रखिए, फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, आपके दिमाग में सबसे पहले एंगल्स आएंगे। एंगल्स का कोई यूनिट नहीं होता,
ठीक है। एंगल्स का कोई यूनिट ही नहीं होता, नो यूनिट होता है, ठीक है, नो यूनिट होता है, यानी यूनिट नहीं होता, इसका मतलब है इनकी डायमेंशन नहीं है। लेकिन आपको पता है एंगल 30 डिग्री भी होता है, 60 डिग्री भी होता है, 80 डिग्री भी होता है, 1.9 डिग्री भी होता है, इस तरह एंगल्स चेंज होते हैं, यानी ये लोग चेंज होते रहते हैं, इनकी वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, लेकिन इनकी डायमेंशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस वेरिएबल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अब कांस्टेंट का मतलब क्या है, वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वैल्यू क्या रहेगी, एक ही रहेगी, लेकिन डायमेंशन लेस है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, इसको दे के आपके दिमाग में क्या आएगा कि वैल्यू चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसका मतलब हमारे पास सबसे पहले नेचुरल नंबर्स की एग्जांपल आती है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक हो गया। ये आपके पास 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज हैं, इनके साथ कोई भी डायमेंशन नहीं होती। दूसरी एग्जांपल आप लोग बुक से ही ले लें, जिस तरह पाई की वैल्यू होगी, पाई हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, जिसको हम लोग 3.414 इस तरह कुछ लिखते हैं, 3.14 लिखते हैं, ठीक है। आगे बहुत लंबी वैल्यू होती है, लेकिन बात अगर गौर करें तो इसके साथ कोई यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं है तो कोई डायमेंशन नहीं है, जब डायमेंशन नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस, और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है, तो ये हो गया डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक हो गया। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस है, ये हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं, इसके दो एडवांटेजेस होते हैं। इसके कितने होते हैं, दो एडवांटेजेस होते हैं, दो यूजेस आप लोग कह सकते हैं, जिसको हम लोग यूज करके क्या करते हैं, यानी डायमेंशंस को हम लोग डेली यूज में लाते हैं। वो क्या यूजेस होते हैं, पहला हमारे पास होता है होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन क्या है जी, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन असल में हमें बताता है, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन असल में हमें क्या बताता है, ऑफ एन इक्वेशन, ये असल में हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, दोनों साइड्स पे क्या यूनिट सेम है। अभी मैंने एग्जांपल सॉल्व की थी फोर्स की, उसी से समझाऊंगा तो ज्यादा आसानी मिलेगी। ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप इसको देखें, दोनों साइड्स पे अगर हम लोग एक ही जैसे यूनिट्स आ जाए, यानी डायमेंशन सेम आ जाए, अब इसकी डायमेंशन निकालें और इसकी डायमेंशन निकालें, दोनों सेम आएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, जाहिर सी बात, दोनों इक्वल हैं तो दोनों की डायमेंशन क्या आएगी, सेम आएगी। तो इस चीज को डिटरमाइन, अगर आप लोग एक इक्वेशन ले लें, ठीक है, एक इक्वेशन ले लें, आप लोग कोई भी इक्वेशन ले लें, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ये इक्वेशन आपने पढ़ी है। आपने डायमेंशन निकालनी है, पहले आप वेलोसिटी की इस साइड डायमेंशन निकालेंगे, फिर एक्सेलरेशन के निकालेंगे, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे, तो वो ऐड करने के बाद जो डायमेंशन आएगी ना, वो डायमेंशन इसकी डायमेंशन के इक्वल होगी। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशनल, यानी होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। एक इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करना, इससे क्या मुराद है कि उसकी दोनों साइड्स पे क्या सेम है, हमारे पास डायमेंशन सेम है। उसके बाद हमारे पास टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला, इसके ऊपर तो पूरी एग्जांपल सॉल्व है, मुझे नहीं लगता कि इसको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत है। दूसरी बात क्या आती है, टू डिराइव अ टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला, पॉसिबल का वर्ड साथ यूज हुआ है, यानी हम लोग कुछ फैक्ट्स लेते हैं कि जिस तरह अगर हमने वेवलेंथ फाइंड करनी हो, बुक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि समझ आए, वेवलेंथ फाइंड करनी हो, उसमें हमें क्या पता लगता है, हमें पता लगता है ये है कि उसके अंदर पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसका मास भी होगा, उसकी वेलोसिटी भी होगी, प्लैंक्स कांस्टेंट भी होता है, वेव नेचर में प्लैंक्स कांस्टेंट भी होता है, तो वो भी होगा। तो हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, प्रोपोर्शनल कर लेते हैं, उनकी पावर्स ले लेते हैं कुछ, उसको इक्वल रख के साइन कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह हम लोग होमोजेनिटी फाइंड करते हैं, लेकिन ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछले पेपर में ये नहीं आया था, हो सकता है इस पेपर में आ जाए, आपने एक एग्जांपल देखनी है, ये आपको खुद ही समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस जो है शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले पेपर में भी आया था, लिमिटेशंस, ठीक है, ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने नहीं छोड़ना, इसके चारों पॉइंट्स याद करने हैं। अब इसके चारों पॉइंट्स को समझते हैं, दिमाग में रखने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है जी, पहला पॉइंट ये है कि हम लोग कभी भी डायमेंशंस को यूज करके ये नहीं बता सकते कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी से मेरी क्या मुराद है कि अगर हम लोग डायमेंशन लिख दें, हम लोग लिख दें न्यूटन, ठीक है, न्यूटन की हमारे पास डायमेंशन क्या होती है, न्यूटन की डायमेंशन अभी हमने फाइंड की थी, वो होती है हमारे पास से मैस, साथ में क्या हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया, मीटर में हमारे पास एल आ जाता है और पर सेकंड स्क्वायर ये आ गया हमारे पास न्यूटन। अब न्यूटन हमें नहीं पता कि ये फोर्स है या फिर ये हमारे पास वेट है,
हमें नहीं पता ये क्या है, ठीक है। ये फोर्स भी हो सकता है, हम फोर्स एफ भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है जिसको हम एम जी के को लिखते हैं, और ये हमारे पास कोई और चीज भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग डायमेंशन एक और लिख लें, एम पर एल स्क्वेयर पर टी स्क्वेयर, ठीक हो गया, एम एल स्क्वेयर पर टी स्क्वेयर, ठीक हो गया, ये हम डायमेंशन लिख लें। तो अब आप किस तरह बताएंगे ये किस चीज की डायमेंशन है? ये वर्क की भी हो सकती है, ये टॉर्क की भी हो सकती है। अगर आप न्यूटन मीटर की डायमेंशन निकालें ना, तो वो हमारे पास ये आएगी, ठीक है। अब न्यूटन मीटर वर्क का भी यूनिट होता है, हमारे पास टॉर्क का भी होता है, एनर्जी का भी होता है। तो ये हम लोग नहीं बता सकते इसको यूज करके कि ये हमारे पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। पहली लिमिटेशन आ गई। दूसरी लिमिटेशन हमारे पास क्या है कि हम लोग इसको यूज करके कोई भी इसके साथ लगा हुआ कोई भी लॉग का फंक्शन नहीं बता सकते कि इसके साथ लॉग लगा हुआ है, या फिर कोई साइन थीटा लगा हुआ है, टेन थीटा लगा हुआ है, या फिर हम ये भी नहीं बता सकते कि ये एक्सपोनेंट है या क्या है। इसको यूज करके हम लोग लॉग कभी भी नहीं फाइंड कर सकते। ना ही साइन थीटा कॉस थीटा बता सकते हैं, ना टेन थीटा बता सकते हैं, ना ही बता सकते हैं कि ये एक्सपोनेंट है या इसकी कोई पावर है। तो ये चीज हम लोग नहीं बता सकते। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि इसको यूज करके हम लोग नहीं बता सकते कि डायमेंशन के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर कोई 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर 1.6 मल्टीप्लाई हो रहा है। हम लोग ये नहीं बता सकते कि वो कांस्टेंट क्या है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। इसलिए जब भी हम कोई इक्वेशन फाइंड करते हैं, हम लिख देते हैं कि कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय दैट फॉर्मूला, ठीक हो गया। फॉर्मूला में हम कोई भी कांस्टेंट नहीं फाइंड कर सकते, ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि अगर वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि अगर डायमेंशंस करेक्ट हो तो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट हो। इसका क्या मतलब है कि डायमेंशंस करेक्ट हो और फिजिकली करेक्ट ना हो? इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर डायमेंशन लिखी हुई एम एल स्क्वेयर पर टी स्क्वेयर, ठीक हो गया, एम एल पर टी स्क्वेयर लिखी हुई है, और इधर भी एम एल पर टी स्क्वेयर लिखी हुई है। अब ये डायमेंशनली करेक्ट है, उसने बोला है कि डायमेंशनली ये करेक्ट है, लेकिन ये फिजिकली करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि अब इसके साथ कांस्टेंट कौन सा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो फिजिकली अगर देखें तो ये कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट नहीं होती कभी कभार, और डायमेंशनली करेक्ट होती है, क्योंकि डायमेंशनली इसके दोनों साइड्स पे डायमेंशंस क्या होती हैं? सेम होती हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास लिमिटेशंस के चारों पॉइंट आ गए। उसके बाद प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। अब प्रिसिशन क्या है और एक्यूरेसी क्या है? प्रिसिशन को समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है जी। अब प्रिसिशन को समझने के लिए हम लोग ये पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। अब ये 3 पॉइंट्स क्या है? हमारे पास 3 बच्चे बैठे हुए हैं जो तीनों नालायक हैं, ठीक है। अब ये तीनों एक जैसे तो नहीं ना होंगे, किसी की उंगलियों में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, किसी की मेंटेलिटी में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, किसी की सोच डिफरेंट होगी, यानी थोड़ा बहुत उनमें फर्क होगा। जिस तरह आप 2 ट्विन भाई ले लें, ठीक है, उनमें कोई ना कोई डिफरेंस होता है, लेकिन क्या होता है इस चीज थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिसिशन। अब हम लोग वैल्यूज ले लेते हैं कुछ इसको समझने के लिए। जिस तरह 1.26 है, 1.49 है, ठीक है, 1.06 है। अब ये लोग तकरीबन एक जैसे हैं, ठीक, खाली पॉइंट के बाद थोड़ा डिफरेंस है। तो इनको हम क्या कहते हैं? प्रिसिशन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? प्रिसिशन इज द मेजरमेंट ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी एग्री विद ईच अदर। यानी वो लोग एक जैसे होते हैं तकरीबन, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी वो वैल्यूज होती हैं। अब हम लोग कह देते हैं कि हमने एक फुट्टे को मैयर किया, यानी हमने किसी चीज को मैयर कर लिया तो उसकी लेंथ आ गई 2 मीटर, ठीक हो गया। तो एक्यूरेसी क्या होगा? एक्यूरेसी हमें ये बताएगी, एक्यूरेसी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.99 या 1.999, इस तरह वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये बिल्कुल जो है ना परफेक्ट वैल्यू के करीब आती है। तो एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एक्यूरेसी इज द मेजरमेंट ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी एग्री विद स्टैंडर्ड और ट्रू वैल्यू, या परफेक्ट वैल्यू, या करेक्ट वैल्यू, ठीक हो गया। अब इनमें 3 डिफरेंसेस क्या है? पहले मैंने डेफिनेशन बता दी। दूसरा डिफरेंस क्या रहता है? प्रिसिशन इज एसोसिएटेड विद द लीस्ट काउंट, ठीक है। प्रिसिशन का रिलेशन क्या होता है? प्रिसिशन हमारे पास क्या होती है जी? प्रिसिशन की रिलेशन होता है इसकी लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट से किसकी लीस्ट काउंट से? मेजरमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरिंग कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसका रिलेशन इस तरह किस तरह होता है? जितनी ज्यादा लीस्ट काउंट होगी उतनी ज्यादा प्रिसिशन होगी। यानी अगर इसकी लीस्ट काउंट 0.0001 है, ठीक है, ठीक है जी, इसकी प्रिसिशन हमारे पास क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। तो ये आपने स्मॉलर द लीस्ट काउंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ग्रेटर विल बी द प्रिसिशन, क्या मैंने बोला है?
जितनी ज्यादा उसकी लीस्ट काउंट कम होगी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, प्रिसिशन होगी। तो इनका हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, इनवर्स आ गया। तो प्रिसिशन इज इनवर्सली रिलेटेड विद क्या, हमारे पास आ गया लीस्ट काउंट। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, दूसरा डिफरेंस आ गया। और इसी लीस्ट काउंट को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसी लीस्ट काउंट को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक हो गया। ये हम इसको नाम देते हैं किसको, इसके लीस्ट काउंट को। ठीक हो गया। इसका मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और प्रिसिशन में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट किसके, एक्यूरेसी के। एक्यूरेसी को अगर मेजर करना हो तो हम लोग देखते हैं एरर। जितना ज्यादा एरर, जितना ज्यादा एरर उतनी कम एक्यूरेसी, उतनी कम एक्यूरेसी। अब इसको आप किस तरह, अब आप वैल्यू मेजर कर रहे हैं, ये आपने 2 मीटर मेजर की है, ठीक है। अब अगली वैल्यू आप मेजर करते हैं वो आ जाती है 1.5 मीटर, 0.5 का डिफरेंस आ गया। तो वो दूर हो जाएगी ना, यानी एरर कितने का आ जाएगा, 0.5 का एरर आ जाएगा, जिसकी वजह से एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब एक्यूरेसी, इसका मतलब एक्यूरेसी और हमारे पास एरर का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। क्या है जी, इनवर्स रिलेशन है। इस तरह आपने हर चीज को देखना है, आपने हर चीज को सही से समझना है। अब इसका तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है, तीसरा पॉइंट आपने ये लिखना है कि एक्यूरेसी इज इंडिकेटेड बाय फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अभी हम फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना सीखेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स आपने इन दोनों के याद रखने हैं। इनका डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अनसर्टेनिटीज की तरफ। अनसर्टेनिटी क्या होती है, अनसर्टेनिटी ये होती है, एक रेंज होती है, रेंज। ठीक है। अब हम लोग क्या लेते हैं कि ये हमारे पास 0.4 से 0.6 है। ठीक है। ये हमारे पास एक रेंज है। अनसर्टेनिटी क्या होती है, हमने एक वैल्यू मेजर की है 3 पॉइंट कुछ मेजर कर लिया, 3.06 मेजर कर लिया। ठीक हो गया। अब हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू 3.06 है, 3.08 है या 3.04 है, लेकिन हमें ये पता है कि उसकी वैल्यू क्या है, 3.04 से 3.08 के दरमियान दरमियान में है। ठीक है। हमें ये पता है कि ये इसके दरमियान दरमियान है वैल्यू। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका यही होता है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 0.6 में प्लस 0.2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0.8 बन जाएगी। यही बात है। और जब माइनस 0.2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0.04 बन जाएगा। यही बात है। तो इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए, इस चीज को बताने के लिए हमारे पास क्या होती है, प्रिसिशन और एक्यूरेसी हमारे पास क्या बनती है, अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या बना, एक कॉन्सेप्ट बना। अगर आप लोग इसको 0.02 कर लें, ठीक हो गया, 0.02 अगर इसमें ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास 0.8 बन यानी 0.08 बन जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी और इसमें से माइनस करेंगे तो 0.04 बन जाएगा। तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो अगली वैल्यू लिखी जाती है इसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी, कि ये अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि ये है कि नहीं है। ठीक है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होता है, ये चीजें निकालते किस तरह, ये जो चीज होती है ना, जो पहले से हमें गिवन होती है, ये हमारे पास, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। क्या नाम देते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक हो गया। इसको आपने याद रखना है, ये होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक हो गया जी। और हमारे पास अब ये तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ये तो पता लग गया। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किसको बोलते हैं, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी खुद निकाली जाती है अनसर्टेनिटी। ठीक हो गया। वो किस तरह निकालते हैं जी हम लोग, वो हम लोग निकालते हैं, मेरी राइटिंग थोड़ी तेज है, थोड़ी तेज और गंदी भी हो रही है, तो इसको आपने वॉइस के ऊपर ज्यादा आपने फोकस करना है। अब हमारे पास इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किस तरह निकालते हैं, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसको निकालने का तरीका ये होता है कि ये जो वैल्यू होती है ना, ये जो अगली वैल्यू में गिवन है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं उस वैल्यू से जो हमारे पास पीछे लिखी हुई होती है। तो इसको डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और इसी वैल्यू को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, ये पूरी वैल्यू फिर हमारे पास क्या बन जाएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। क्या बन जाएगी जी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। साथ साथ बोलेंगे तभी काम बनेगा, इस तरह काम नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी बन जाती है। और अगर खाली 0.02 यानी अगली वैल्यू को खाली एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
उसके बाद सम रूल्स हैं, रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। अब ये रूल्स किस तरह समझेंगे? अब आप फर्ज करें कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी, Q इज इक्वल्स टू आई टी, Q इज इक्वल्स टू आई टी। उसने हमें आई की वैल्यू दी हुई है, आई की वैल्यू क्या दी हुई है, उसने हमें 0.04 प्लस माइनस 0.0 आप कर लें 1 कर लें, ठीक हो गया। तो एक आई की वैल्यू ये दे दी है और एक टी की वैल्यू दे दी है 2, और साथ में प्लस माइनस 0.02 लगा दिया, ठीक हो गया। तो वो इस तरह की यकीन करते रहते हैं, ठीक है। आपने और कॉन्सेप्ट के ऊपर करना है। पहले आपने क्या करना है, आपको नजर आ रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई होंगे तब आपने क्या करना है, इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल के उनको ऐड करना है। अब इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम किस तरह निकालेंगे, मैंने क्या बताया था, आई की किस तरह निकालेंगे, 0.01 अगली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे पिछली वैल्यू को, साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, ये आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। आगे ऐड क्या करना है इसके साथ, ऐड हमने इसकी अनसर्टेनिटी को करना है। कौन सी अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। किस किस तरह निकलती है, अगली वैल्यू को पिछली वैल्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक वैल्यू आ गई आई की, एक वैल्यू आ गई टी की। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगी, टोटल हमारे पास क्यू में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। किस में आ जाएगी, क्यू में क्या आ जाएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अगर मैं कैलकुलेटर उठा लूं और इस वैल्यू को निकाल लूं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 0.01 डिवाइड करेंगे 0.04 से, ठीक हो गया, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी क्या, 25 आ जाएगी। 25% साथ लगाएंगे, प्लस प्लस क्या करना है साथ, इस वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को हम कर लेते हैं इवेल्युएट, 0.02 डिवाइडेड बाय 2, इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी 1%। इन दोनों को ऐड करेंगे 26% टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू को आप लिखेंगे किस तरह, साथ में डेल्टा लगा देंगे, ठीक हो गया। अब ये तो परसेंटेज में है, क्वेश्चंस में आप लोग देखेंगे तो आपको परसेंटेज साथ नजर नहीं आएगा, तो वो किस तरह सॉल्व करेंगे, वो इस तरह सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, Q इज इक्वल टू सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, जो पहली वाली वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 0.04 मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, यानी ये वाली वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी, इससे। तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लें, 0.04 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो हमारे पास बनेगा 0.08 लगभग, तो ये 0.08 वैल्यू आ गई। अब इस पूरी वैल्यू को आपने किस तरह लिखना होता है, Q प्लस डेल्टा Q, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q हमारे पास क्या आया है 0.08 प्लस माइनस क्या आ जाएगा आगे, डेल्टा Q। डेल्टा Q हमने क्या निकाला 26%। अब परसेंटेज में तो वैल्यू होती नहीं है, फिर वही बात आ गई, इसको कन्वर्ट किस तरह करेंगे जी, तो Q प्लस डेल्टा Q इज इक्वल्स टू, हम लोग करते क्या है 0.08 लिख दिया, प्लस माइनस लिख दिया, ब्रैकेट लगा ली। अब करते हम क्या थे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते थे, सिंपली हम लोग परसेंटेज से निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, इस वाली वैल्यू से, जो एक्चुअल वैल्यू आएगी इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा रिजल्ट इसका, इसका रिजल्ट बन जाएगा 26 को डिवाइड करना है 100 से तो वो बन जाएगा 0.26, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.08 से तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा 0.02। तो इसकी पूरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, Q प्लस डेल्टा Q इज इक्वल टू 0.08 प्लस माइनस 0.02। तो ये आ गई हमारे पास अनसर्टेनिटी इन Q यानी इसकी वैल्यू, और ये आ गई हमारे पास एक्चुअल वैल्यू यानी Q। इस तरह सॉल्व करते हैं, ये मैंने बिल्कुल अपने से एग्जांपल ली थी और मैंने आपके सामने इसको सॉल्व कर दिया। ये थी मल्टीप्लाई की एग्जांपल। इसी तरह डिवाइड की एग्जांपल है, डिवाइड की एग्जांपल हम लोग क्या ले लें, जो बुक में गिवन है वो ले लेते हैं, R इज इक्वल्स टू V बाई आई। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। ये एग्जांपल गिवन है बुक पे, आपने समझ लेनी है, उसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब जब भी डिवाइड भी हो रहा हो तब भी हमने क्या करना है, ऐड करना है। डिवाइड भी होगा तब भी ऐड करना है, मल्टीप्लाई होगा तब भी ऐड करना है, लेकिन क्या, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, उसको ऐड करना है, फिर उसको वापस कन्वर्ट करना है किसमें, अनसर्टेनिटी में, ठीक हो गया, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। लेकिन जब मसला आ जाए ऐड का, यानी हमारे पास दो वैल्यूज डेल्टा एक एक्स है, ठीक है, एक्स और उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी साथ गिवन है, और साथ
चले मैं लिख लेता हूँ कि इसकी वैल्यू हमारे पास है 1.4 है, साथ में प्लस माइनस क्या लिखा हुआ है 0.2 लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू है y की, ये हमारे पास लिखी हुई है 2.4 लिखी हुई है, प्लस माइनस 0.3 है, ठीक है। अब इस इन दोनों वैल्यूज का हमने ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली x प्लस वाई करेंगे, उसका आंसर निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा 1.4, 1.4 प्लस 2.4, तो ये हमारे पास 3.8 बन जाएगा, जाहिर सी बात है, तो ये 3.8 बन जाएगा, ठीक है। अब साथ में इनकी वैल्यूज भी प्लस कर देनी है, प्लस माइनस ये हमारे पास 0.5 बन जाएगा। तो इस तरह आपने सिंपली इनके आंसर्स को इवेल्युएट करना था, यानी इन जो प्लस माइनस वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं निकालनी, लेकिन जो मल्टीप्लाई वाले हैं और जो डिवाइड वाले हैं उनमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, फिर उसको उनको ऐड करना है, फिर वापस उनको सिंपल अनसर्टेनिटी में यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है। तो ये था टोटल मेथड हमारे पास, जो रूल्स थे इसके कैलकुलेशन के। बाकी टाइम वाला कोई इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें खाली एक फॉर्मूला ही यूज हुआ है जो आपने देख लेना है, ठीक हो गया। ये हमारे पास वन शॉर्ट लेक्चर था, पूरा लेक्चर यूनिट नंबर 1 का। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, अगर समझ में आई हो तो सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि अगला लेक्चर बहुत ही जल्द आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज।